लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में क्रिप्स मिशन के विषय में सीखा था, देखा था कि क्रिप्स महोदय जो ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य थे, अपने कुछ प्रस्तावों के साथ हम लोगों के समक्ष उपस्थित हुए थे। उनका उद्देश्य था कि जो विश्व शक्तियाँ लगातार दबाव डाल रही थीं कि द्वितीय विश्व युद्ध की सफलता के लिए भारतीयों का सहयोग लिया जाना चाहिए, यह आवश्यक है। इसके लिए क्रिप्स महोदय अपना एक प्रस्ताव लेकर के हम लोगों के सामने आए हुए थे। वो प्रस्ताव ऐसा था कि वो भारत को टुकड़े टुकड़े में करने वाला था। यद्यपि एकाध बातें उसमें सही भी थी, हमारी मांग वाली थी। जैसे उसमें संविधान के निर्माण की बात थी कि संविधान का निर्माण हो, जिसकी प्रथम चर्चा हमने आपसे पहले भी अपनी कक्षा में करी है कि अगस्त प्रस्ताव में हो गई थी। उसी का बढ़ा हुआ रूप आया था कि संविधान निर्मात्री सभा होगी, इस बात की उसमें चर्चा थी। तो ये तो अच्छा कदम था, लेकिन उसी के साथ साथ भारत के विभाजन के लिए द्वार भी खोल दिया गया था। यह उचित तो नहीं था। यद्यपि मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग का हुआ था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी थी कि हम लोग माने मुस्लिम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें विभाजित माने देश को करना है, पाकिस्तान अपना राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए? हमने कल आपसे वादा किया था कि उन्हें ये चाहिए था कि आपने देखा कि 1935 के एक्ट के प्रावधानों के तहत फरवरी 1937 में जो चुनाव हुए 11 प्रांतों में, यद्यपि बंगाल है, पंजाब है, सिंध है, यहाँ लीग और क्षेत्रीय दलों के सहयोग से सरकार बनी थी, लेकिन लीग को लग रहा है कि हम मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी यह न कहने की स्थिति में नहीं थी कि मुस्लिमों का पूरा समर्थन हमें हासिल है, लेकिन लीग भी यह नहीं कह पा रही थी कि मुस्लिमों का पूरा 100% समर्थन मेरे साथ है। ऐसे में जो संसदीय शासन व्यवस्था भविष्य में चलने वाली थी या जिसकी डगर पर व्यवस्था चल रही थी, उसमें खास करके जिन्ना को यह लगा कि हम अलग राष्ट्र होकर के ही अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, इस नाते कि लोकतंत्र में जिसकी जितनी जनसंख्या उसी का शासन होता है। तो अलग कौम के रूप में अपने को स्थापित करते हुए एक तरह से अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यह कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान दे दिया जाए। माने अपने अस्तित्व के लिए राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में डाल रहे थे। तो यह कार्य उन्होंने 1940 में ही किया था। अब जब प्रस्ताव आया क्रिप्स वाला, तो उसमें मुस्लिम लीग की काफ़ी कुछ बातें थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अब देखते हैं हम लोग कैसे तर्क थे। ये देखिए, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। क्यों? इससे भारत के खंड खंड हो जाने का खतरा था, कि भारत के खंड खंड हो जाने का खतरा था। आपको ख्याल होगा उसमें था कि वे प्रांत जो इस संविधान को ना स्वीकार करना चाहें वो ना करें, या चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। जब ऐसा प्रावधानित कर दिया जाएगा कि आप स्वतंत्र रह सकते हैं, तो जिनके मन में थोड़ी सी भी एक तरह से महत्वाकांक्षा रहेगी राज्यों के, वो अलग होना चाहेंगे, तो कहाँ राष्ट्र के लिए उचित है। इस वजह से कांग्रेस ने कहा कि तो खंड खंड होने का एक तरह से निमंत्रण है, न्योता है। मुस्लिम लीग को एक तरह से खुला निमंत्रण है कि आप खंड खंड हो जाइए। ये उचित नहीं था। और मुस्लिम लीग ने क्यों कर दिया? मुस्लिम लीग को यह था, प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, सीधे सीधे पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते हुए बात नहीं की गई। माने उनका ये मतलब था कि थाली में सजा के हमें पाकिस्तान इसी समय इसी प्रस्ताव में दे दिया जाए। ऐसा नहीं कहा गया, तो उन्होंने कहा हमें भी ये स्वीकार नहीं है। ठीक, क्रिप्स प्रस्ताव को हमारे भारतीय लोग बड़ी आशा अपेक्षा से देखे थे कि इस प्रस्ताव में हमारे लिए कुछ जरूर होगा, लेकिन जब क्रिप्स प्रस्ताव असफल हुआ तो भारतीयों को बड़ी निराशा हुई। एक तरह से अपने छले जाने का एहसास हुआ। और फिर
क्या होता है ये कांग्रेस में कहा जा रहा है कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें सारे प्रावधान युद्ध के बाद, अभी कुछ नहीं, जो कुछ मिलना भी है युद्ध के बाद। तो गांधी जी ने कहा खास करके केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता चाहिए। गांधी जी ने कहा यह पोस्ट डेटेड चेक है, माने उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, जिसका अभी भुगतान नहीं होना है। ये है आपका प्रश्न, बहुत बार बनता है परीक्षाओं में कि गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक, या ऐसा चेक उस बैंक का चेक जो दिवालिया हो रहा हो, इस टाइप का कथन गांधी जी कहते हैं। और यह भी होता है कि हमें भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठा हुई, जैसे क्रिप्स मिशन की असफलता, युद्ध जनित कारणों से बढ़ती महंगाई, और भारतीयों को जो आशा थी कि क्रिप्स प्रस्ताव में हमारे लिए कुछ रहेगा ठीक ठाक, माने आशा स्वतंत्रता की ही थी, तो वो आशा धूमिल हुई। कारण है कि उसमें तो भारत के टुकड़े हो जाने का खतरा था। केवल एक सकारात्मक तत्व तो आप संतोष के लिए मान सकते हैं कि उसमें संविधान निर्मात्री सभा की बात थी, बाकी और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो ऐसे में हम भारतीयों के पास अब कुछ ज़्यादा रह नहीं गया था कि हम अब अंग्रेज़ों को स्वीकार करें। दूसरी चीज़, अब आप देखेंगे कि उसी 42 में अगस्त के महीने में खास करके अभी आंदोलन होने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्यों ऐसा हुआ, किसकी ज़रूरत थी? आपने देखा कि सितंबर 1939 से जो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, उसमें जापान ब्रिटेन के खिलाफ था, और जापान लगातार दक्षिण पूर्व के राष्ट्रों को जीतते हुए एक तरह से भारत के मुहाने पे था। तो भारतीयों में बड़ी व्याकुलता इस बात की थी कि अभी इतने दिनों तक तो हम ब्रिटेन के गुलाम रहे, अब हम चलें जापान के गुलाम हो जाए, माने हमारा जीवन केवल गुलामी में ही बीत जाए। हम पहले ब्रिटेन के गुलाम रहे, ब्रिटेन मान लीजिए हम पे शासन कर रहा है, तो हमारी सुरक्षा का एक तरह से उत्तरदायित्व उसी के ऊपर है। लेकिन ब्रिटेन की जो स्थिति विश्व युद्ध में होने जा रही थी या हो रही थी, जापान के हाथों लगातार पिट रहा था, उससे भारतीयों, जागरूक भारतीयों और नेताओं में इस बात का खतरा था कि संभव है जापान भारत पर कब्जा कर ले और हम जापान के गुलाम हो जाएं। एक चीज़ तो जापान की बढ़ती हुई शक्ति, दूसरी चीज़ है कि क्रिप्स मिशन की असफलता। जो क्रिप्स मिशन आया उसमें कुछ भारतीयों के लिए था नहीं, तो उससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कुल मिला के भारतीय जनमानस एकदम व्याकुल सा था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी महंगाई के चलते परेशानी में है, राष्ट्र का अस्तित्व तो खतरे में है कि जापान आक्रमण कर सकता है, बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है। जिन पर हमारी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो है वो स्वयं पिट रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनमानस एकदम से व्याकुल था। इस परिस्थिति में कि देखिए आप, क्रिप्स मिशन की असफलता एक हुआ, जापानी आक्रमण का बढ़ता खतरा, बढ़ती महंगाई और छले जाने का एहसास। हमारे भारतीय बड़े भोले भाले हैं, उन्हें जैसे ही कुछ ठीक ठाक मिलता है, कोई प्रस्ताव आता है तो उन्हें लगता है कि शायद इसमें हमारे लिए कुछ हो। लेकिन जैसे ही क्रिप्स मिशन असफल हुआ तो उन्हें लगा कि हमारे सहयोग का, हमारे आशा पर ये तो तुषारपात हो गया, कुछ तो मिला नहीं हमें। तो ऐसे में वो भी बड़े दुखी थे। तो होता क्या है, अब आप जरा घटनाक्रम को देखिए। 5 जुलाई 1942 को एक हरिजन पत्र है, हरिजन पत्र में गांधी जी ने लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए न छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दो। माने गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों आप यहाँ से चले जाएंगे तो जापान की हमसे यानी भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, वो हम पे क्यों आक्रमण करेगा। आपकी यहाँ उपस्थिति आपकी उपस्थिति की वजह से वो जापान आक्रमण करना चाह रहा है, तो आप जापान को न्योता न दो, आप भारत को हमारे भारतीयों के लिए छोड़ दो, न कि जापान के लिए। ऐसा उन्होंने 5 जुलाई 1942 को अपने पत्र में लिखा। और 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में है, वहाँ एक प्रस्ताव पास हुआ
वहाँ कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस कार्य समिति और अधिवेशन में फ़र्क होता है। कार्य समिति कुछ चुने हुए चुनिंदा लोग होते हैं जो आपस में बैठ करके गहनता से सारे पहलुओं पर विचार विमर्श करते हैं। तो वहाँ वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 में कार्य समिति में पास हुआ। तो कार्य समिति में जो चीज़ें पास हो जाती हैं फिर उसके बाद उसको सार्वजनिक उसकी घोषणा होती है। तो जब जुलाई में 14 जुलाई को पास हुआ तो जुलाई के बाद अगस्त 1 अगस्त को तिलक का निधन हुआ था। तो प्रतिवर्ष तिलक दिवस हम लोग मनाते आए हैं और 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाते हुए नेहरू ने कहा था, अभी घोषणा नहीं हुई थी कि क्या होने जा रहा है, माने कार्य समिति के लोगों ने आपस में निर्णय ले लिया था कि ये होना चाहिए, अब पास हो चुका था लेकिन उसकी सार्वजनिक घोषणा से नहीं हुई थी। तो इलाहाबाद के उसमें तिलक दिवस को मनाते हुए नेहरू ने कहा था, एक तरह से संकेत दिया था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। मीन्स ये है कि हम बड़ा रिस्की काम करने जा रहे हैं, हो सकता है कि इसमें हमें सफलता मिले, हो सकता है कि हम असफल हो जाएं, लेकिन उन्होंने दिया था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जनता की मन स्थिति को एक तरह से तैयार कर रहे थे कि ऐसी स्थिति संभावित है, भविष्य में होने जा रही है कि ऐसा वर्क रहेगा लगभग कि हम ये कह सकते हैं कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। यानी आग तो संकट का कारण है ही, आग से खेलने जा रहे हैं, ऐसा कह करके उन्होंने भारतीयों को लगभग मन स्थिति से तैयार कर दिया कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। और भारतीय जनमानस भी बड़ी उत्सुकता की नज़र से नेताओं की तरफ ये देख रहा था कि आखिर इनका क्या निर्णय होता। सारी परिस्थितियों से तो जनता भी वाकिफ थी और नेता भी। तो 7 अगस्त 1942 को ये बम्बई का स्थान, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ये, बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान। ये कई बार आपका प्रश्न बनता है कि कहाँ, तो बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान, ये प्रश्न आपका बनता है हमेशा। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अभी हमने चर्चा करी थी कि कार्य समिति में पास हुआ था। कार्य समिति थोड़े से लोगों की समिति होती है, अधिवेशन माने खुला अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। कहने का मतलब एक परंपरा है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय रहता है वही उस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो चूँकि 1940 से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं था, 1940 में अबुल कलाम आज़ाद चुने गए थे तो वही लगातार चल रहे थे। तो अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अबुल कलाम आज़ाद कर रहे हैं। नेहरू ने क्या किया था कि भारत छोड़ो प्रस्ताव इस अधिवेशन में पास होना था। अभी कार्य समिति में तो पास होके आया था लेकिन अब अधिवेशन में पास होना था। तो क्या किया कि नेहरू जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया जो गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था। माने गांधी जी ने उसके प्रस्ताव की रूपरेखा स्वयं लिखी थी और उसको पेश करने की जिम्मेदारी नेहरू को थी। तो ये दोनों प्रश्न भी बनते हैं आपके कि प्रस्ताव को पेश कौन किया, ये वाला, और तैयार कौन किया। तो पेश किए नेहरू और तैयार किए गांधी जी। ये दोनों प्रश्न आपके बनते हैं। और यह भी बनता है कि उस समय अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तभी से वो लगातार चल रहे थे। चूँकि कांग्रेस का अधिवेशन हो नहीं पा रहा था, इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, 7 अगस्त की यह बात है। और थोड़े मोड़े संशोधनों के साथ अगले दिन माने 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। कहाँ स्वीकार कर लिया गया? इस अधिवेशन में। क्या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया? जो वर्धा प्रस्ताव कार्य समिति में पास हुआ था वही प्रस्ताव खुले मन से अधिवेशन में यहाँ पास हो गया। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन में पास हुआ। और पास होने का मतलब क्या था? एक तरह से सार्वजनिक घोषणा। कार्य समिति में जब तक था तो कार्य समिति के लोग जानते थे, लेकिन जब उसमें आया अधिवेशन में तो एक तरह से सार्वजनिक घोषणा हो गई कि अब हमें करना क्या है। ठीक है। गांधी जी
बताया जाता है कि उस दिन लगभग 70 मिनट माने 1 घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा 10 मिनट उन्होंने भाषण दिया। और इतना अद्भुत भाषण था कि उनके एक समर्थक सहयोगी पट्टाभी सीतारमैया कह रहे हैं कि उस दिन गांधी जी एक तरह से पैगंबर की भांति या देवदूत की भांति भाषा बोल रहे थे। और ये उन्होंने 70 मिनट के अपने भाषण में मुख्य रूप से ये नारा दिया, करो या मरो, यह नारा दिया। और ये बड़ा चर्चित नारा होता है कि करो या मरो। करो मरो किसके लिए? भारतीय जनता के लिए था कि यदि यह ऐसा समय है कि आप अपनी स्वतंत्रता के लिए खूब प्रयास करें या न प्रयास कर सकें तो फिर मरें। माने अब कोई दूसरा उपाय रह नहीं गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि क्रिप्स मिशन असफल हो चुका है, जापान का बढ़ता खतरा है, अंग्रेज एक तरह से असहाय सा महसूस कर रहे हैं, जबकि वही हम पे शासन कर रहे हैं, सुरक्षा का दायित्व उन्हीं का है। तो वो कह रहे हैं करो या मरो। ऐसी स्थिति आ गई है कि अब और कोई रास्ता रह ही नहीं गया है। इस वजह से ये नारा उनका या ये कहना बड़ा चर्चित होता है कि करो या मरो। और उस करो या मरो में लोगों माने जनता को गांधी जी द्वारा यह निर्देश दिए गए थे, चूँकि उन्हें अंदेशा था कि जैसे ही इस बात की घोषणा होगी, आपने देखा हो कि आपके पूर्ववर्ती जो आंदोलन रहे हैं, चाहे असहयोग रहा हो, चाहे सविनय अवज्ञा रही हो, जो व्यापक परिप्रेक्ष्य वाले थे, उसमें इस टाइप की बात नहीं थी। यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि करो या मरो, इस टाइप की बात चल रही है। तो उसमें क्या हुआ, उन्हें ये उम्मीद थी और सही भी बाद में साबित हुई कि कांग्रेस के जो नेतागण हैं उन्हें ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करके कहीं रख सकती है। तो ऐसे में जनता को कौन निर्देशित करेगा और जनता कैसे काम करेगी? तो उन्होंने पहले ही जनता के लिए लिख दिया था, देखिए, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दें। सरकारी कर्मचारी व्यवस्था को चलाते हैं, ठीक, सरकारी कर्मचारी जिसके साथ रहते हैं कम से कम व्यवस्था उसके साथ चलती रहती है। तो गांधी जी का यह मानना था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी तो न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दें। इसके तात्पर्य हुआ, इससे हम सीख भी ले सकते हैं कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, यदि वो चाहें तो शासन सत्ता का साथ दे करके उसको स्थिर कर सकते हैं और चाहें तो उसका असहयोग करके उसको अस्थिर कर सकते हैं। तो उन्होंने दिया कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें पर कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दें। एक वर्ग इसके लिए सरकारी कर्मचारी के लिए। दूसरा क्या हुआ, राजे महाराजे जो हैं हमारे देश में, आपने देखा रहा हो कि 11 प्रांत थे, वहाँ सीधे ब्रिटिशर्स का शासन था। कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ राजा महाराजा कुछ संधियों के तहत अपना शासन चला रहे थे। लगभग उन पर तो अंग्रेजों का उन पर भी शासन था, लेकिन कुछ शक्तियों के साथ राजे महाराजे शासन कर रहे थे। तो राजे महाराजे को क्या कहा गया कि जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें, कि जनता ही श्रेष्ठ है। और रियासती जनता को कहा गया कि अपने को भारतीय राज्य का अंग घोषित कर दें। जो ब्रिटिश शासन के सीधे अधीन वाले राज्य थे वो तो घोषित कर ही दें, जो राजे महाराजे वाले क्षेत्र हैं उन्हें कहा गया कि आप जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। और जनता को कहा गया कि आप अपने को भारतीय राज्य का अंग घोषित कर लें। तो सरकारी कर्मचारी के लिए निर्देश हुआ, राजा महाराजे के अधीन जो जनता थी उनके लिए निर्देश हुआ कि जनता को क्या करना है कि भारतीय अंग घोषित कर लेना है। राजा महाराजा को क्या करना है कि जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें, न कि स्वयं ही श्रेष्ठ बने रहें। तीसरा, एक बड़ा वर्ग हमेशा से छात्रों का रहता है, जो बड़े ऊर्जावान भी रहते हैं, समझदार योग्य भी रहते हैं। तो इनके लिए ये था कि छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त होने तक अपने निर्णय पर अडिग रह सकें। क्या होता है कि नए लोगों में थोड़ा उबाल ज़्यादा होता है और वो क्षणिक आवेश में निर्णय ले भी लेते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई पड़ी तो उस निर्णय से पीछे हटने की स्थिति आती है। तो गांधी जी ने उनके लिए कहा कि वही छात्र पढ़ाई छोड़ें
जो आज़ादी प्राप्त होने तक अपने निर्णय पर अडिग रह सकें। अगर ऐसा नहीं है तो पढ़ाई न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति वो निष्ठावान होकर के जहाँ भी जैसे बन सके वो सहयोग करें। ठीक, तो तीसरा पॉइंट हुआ। और एक बड़ा वर्ग, चूँकि हम लोग कृषि प्रधान देश रहे हैं, हमारा देश सदियों से किसानी का रहा है, तो काश्तकारों के लिए कहा गया है कि यदि जमींदार साथ न दें तो कर चुकता न करें। यदि जमींदार साथ दे रहे हैं तब तो ठीक है कि जमींदार को कर दे दिया जाए, क्योंकि जमींदार उन क्षेत्रों के जमींदार ही कर लेते थे। अगर जमींदार साथ न दें तो कर ही न चुकता करिए, ऐसा काश्तकारों के लिए कहा गया। तो सरकारी कर्मचारी के लिए निर्देश हुआ, छात्रों के लिए निर्देश हुआ, राजे महाराजे और उनकी जनता के लिए निर्देश हुआ, साथ ही काश्तकारों के लिए निर्देश हुआ कि ये चीज़ें करनी है हमें। ठीक, अब आगे देखते हैं। जब हम लोगों ने ऐसा कर दिया तो दूसरी तरफ से भी तो कुछ होगा ना। ये देखिए 9 अगस्त को 8 अगस्त को एक घटना हुई, देखिए आप 8 अगस्त 1942 को पास हुआ अधिवेशन में। पास हुआ कहाँ? अधिवेशन में। ठीक, 9 अगस्त 1942 को क्या हो गया? ऑपरेशन जीरो आवर। अक्सर शासन सत्ताएं जब किसी खास काम को केंद्रित होकर करती हैं तो कोई एक नाम दे देती हैं, तो इस काम का नाम रखा इन लोगों ने ऑपरेशन जीरो आवर। और अक्सर इस शब्द से भी प्रश्न हमारे बनते रहते हैं। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जो भी प्रमुख नेता थे, खास करके वहाँ अधिवेशन में उपस्थित थे, सबको गिरफ्तार कर लिया। कैसे कैसे हुआ? जो खास नेता थे उनको कहाँ रखा गया, इस पर भी प्रश्न बनता है। तो गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। शेष जो कार्य समिति के नेता थे उन्हें अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। कुछ और लोग थे जिन्हें अलग भी रखा गया, जैसे नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल भेजा गया था और राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल पटना यहाँ भेजा गया था। माने जो नेता लोग थे जिनसे निर्देश जनता को मिल सकते थे, उनके प्रति कोई रहम न दिखाते हुए ब्रिटिशर्स ने उनको सबको जेल में डाल दिया। अब जनता के पास कोई खास नेतृत्व देने वाला नहीं था, लेकिन बताया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और हमारी जनता भी असहयोग देखी, फिर बीच में छोटे घटनाक्रमों से बढ़ते हुए सविनय अवज्ञा देखी, व्यक्तिगत सत्याग्रह देखी थी और अब भारत छोड़ो तक पहुंची थी, तो काफ़ी हद तक राजनीतिक रूप से परिपक्व हो चुकी थी और कोई उपाय भी नहीं था, चूँकि ज़्यादातर नेतागण जो है उसमें गिरफ्तार हो गए थे। लेकिन फिर भी जनता ने जो पूर्व के अपने अनुभव हैं प्लस जो निर्देश मिले थे उसके परिप्रेक्ष्य में स्वतः स्फूर्त आंदोलन चलाया और अंग्रेजों को एकदम से असहज स्थिति में कर दिया। और इतना ही नहीं, इस कदर आंदोलन चला कि भारत के 3 स्थानों पर समानांतर सरकार, समानांतर माने एक सरकार तो अंग्रेजों की चल ही रही है, लोगों की सरकार बन गई। माने लोगों ने इस कदर विद्रोह कर दिया या विरोध किया कि वहाँ से इन 3 स्थानों से खास करके अंग्रेज शासन ही हट गया। कहाँ से? तामलुक पश्चिम बंगाल, ये यहाँ है, बलिया उत्तर प्रदेश चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और सतारा महाराष्ट्र। इन स्थानों पर समानांतर सरकार बन गई। माने जो जनता अंग्रेजों के हाफ पैंट पहने हुए एक सिपाही से डर करके उनके सारे उचित अनुचित निर्णयों को मान लेती थी, वही जनता अब ऐसी स्थिति बन गई थी या मैच्योर हो गई थी कि वो वहाँ विरोध के करते करते अपनी समानांतर सरकार स्थापित कर ली। कर ही नहीं ली बल्कि अंग्रेजों के जो भी वहाँ चिन्ह थे शासन सत्ता के सबको उखाड़ने की, और इसमें हिंसा भी हुई। जबकि आपको ख्याल होगा कि गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे। तो गांधी जी का ऐसा मानना है इतिहासकारों का
कि जो उनका हिंसा का पक्ष था वो बड़ा व्यवहारिक और सोचा समझा था कि जब तक हमारी जनता ठीक से मैच्योर होके परिपक्व होके आगे बढ़ने लायक स्थिति में नहीं है, तब तक हिंसा द्वारा हम उसको अंग्रेज़ों को एक हम हिंसा करेंगे तो अंग्रेज उससे ज़्यादा हिंसा करेंगे। तो शुरुआती दौर में ही हिंसक प्रवृत्ति द्वारा अपनी ही जनता का मनोबल तोड़ दें, ये उचित नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ऐसी स्थिति आ गई थी कि गांधी जी ने स्वयं ही कहा कि करो या मरो। तो ऐसे में क्या आप समझ पा रहे हैं कि बिना हिंसा के कुछ हो पाता? तो हिंसा भी यहाँ हुई। यहाँ तक कहा जाता है कि गांधी जी से अंग्रेज़ों ने कहा कि आप इस हिंसा की आलोचना करिए, तो उन्होंने कहा कि एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ी मोड़ी हिंसा स्वाभाविक है, जो हो ही जाती है। इस टाइप का उन्होंने बताया जाता है कि व्यवहारिक नज़रिया हिंसा के प्रति रखा और उसकी आलोचना करने से इनकार कर दिया। और ये जो प्रश्न हैं आपके समानांतर सरकार वाले, ये बलिया यूपी में, सतारा महाराष्ट्र में और तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में, इससे प्रश्न बनते हैं कि कहाँ कहाँ सरकार बनी। और यहाँ बलिया वाली सरकार थोड़े ही दिनों की रही, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। सबसे ज़्यादा सरकार ज़्यादा दीर्घजीवी हुई ये सतारा वाली, तो ये सबसे कम चली और सतारा वाली सबसे ज़्यादा चली। इस पर भी पेपर सेटर का ध्यान जाता है, वो भी आपसे प्रश्न पूछते हैं, तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही कैसे हम न भूलें, इसके लिए भारत के नक्शे में देखिए कि ये तमिलनाडु, ये बलिया और ये सतारा दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग समानांतर सरकार स्थापित कर लिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन इस तरह से चल करके और इस नतीजे तक पहुँचा है कि समानांतर सरकार स्थापित करते हुए अंग्रेज़ों को हिला के रख दिया। अब अंग्रेज इस स्थिति में पहुँच गए थे, सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस, काश्तकार, राजा महाराजे, एक तरह से सब के सब अब खिलाफ हो गए थे। तो अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि अब भारत से जाने का समय आ गया है। अब लगभग वो इस मना स्थिति में थे कि वो जो है भारत को छोड़ दें और भारत से चले जाएं। तो हम लोगों ने देखा कि असहयोग आंदोलन से फिर सविनय अवज्ञा होते हुए भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम ऐसा बड़ा आंदोलन था जिसमें जनता स्वतः स्फूर्तता से खूब भाग ली, और केवल भाग ही नहीं ली बल्कि अंग्रेजी शासन की जड़ ही उखाड़ डाली। उसके बाद अंग्रेज़ों का यहाँ रहना एक तरह से बस प्रक्रियागत रहना रह गया, और धीरे धीरे इसके प्रयास से, इस आंदोलन के प्रयास से आगे क्या होता है कि अगस्त 1947 में वो सवेरा आता है जिसके लिए हमारे बहुत से लोगों ने प्राणोत्सर्ग किए थे, बहुत से बलिदान दिए थे, और जिसका फल आज भी हम लोग पा रहे हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, कल हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर सीखते हैं कुछ, ठीक है।